Hello everyone, I Utkarsha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to start a new topic, new unit. The topic is need for energy conservation in induction motor. On previous video, you have learned about star labeling, benefits and its description. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to learn about introduction, power flow diagram of induction motor, need of energy conservation of induction motor, and what is energy efficient motor. Introduction. In the future, the cost of energy will increase due to environmental problems and limited resource. फ्यूचर में इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स और लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से एनर्जी की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी. इलेक्ट्रिक मोटर कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द यूनिवर्सिटीज. इलेक्ट्रिक मोटर जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, तो इंडस्ट्री में, जिसके वजह से जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होती है. और हम अगर इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करते हैं तब सबसे पहले इंडक्शन मोटर का ही नाम आता है. तो इंडक्शन मोटर एक मेन ड्रिवन सिस्टम है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, जिसके वजह से देयर विल बी अ रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन में कमी आएगी एंड विच विल पुश डाउन द टोटल इन्वायरमेंट और कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन बढ़ेगी. पावर फ्लो डायग्राम. पावर फ्लो डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी के फ्लो को रिप्रेजेंट करने का. देखो, दो फ्लो ऑफ एनर्जी से हमें दो चीज़ पता चलती है. फर्स्ट ये कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एनर्जी एंड द सेकंड इज़ व्हाट इज़ द हाउ मच इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी. ठीक है. अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडक्शन मोटर. सो इंडक्शन मोटर, द इनपुट ऑफ द इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड एज एक्टिव पावर. एक्टिव पावर which is represent as PI. Now there are two losses takes place in the stator. One is stator copper loss and second one is stator core loss. Now copper loss जो लॉस होता है वो स्टेटर वाइंडिंग में होता है, और कोर लॉस जिसे कि आयरन लॉस भी कहते हैं वो स्टेटर कोर में होता है. ना व्हाट इज़ लॉसेस. लॉसेस उसे कहते हैं जब भी हम किसी मशीन को सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई, और सप्लाई देने के बाद जब हमारी मशीन में हीट प्रोड्यूस होता है तो वो हीट के थ्रू लॉसेस रिड्यूस होते हैं. ठीक है. मतलब हम अगर किसी भी मशीन को अगर आप इनपुट दे रहे हो तो आपको टोटल आउटपुट नहीं मिलेगा इक्वल टोटल. इनपुट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट. देयर विल बी अ लॉसेस विच मीन्स दैट योर आउटपुट विल बी इनपुट माइनस लॉसेस. ठीक है. तो हमारा जो पावर होता है वो लॉस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने दो टाइप के लॉसेस देखे स्टेटर में, एक है कॉपर लॉस और एक है आयरन लॉस. ठीक है. नाउ जो भी रिमेनिंग पावर है वो अभी हम किसको ट्रांसफ़र करेंगे, रोटर को. किसके थ्रू, एयर गैप के थ्रू. एंड हमारा जो टॉर्क है वो रोटर में प्रोड्यूस होगा. अब रोटर यहाँ पे लिखा है एक्टिव पावर टू सप्लाई टू रोटर. हमने रोटर को दिया विच इज रिप्रेजेंट एज PR. देयर आर लॉसेस. ठीक है. रोटर में भी लॉसेस होता है. पहला लॉस क्या है, रोटर कॉपर लॉस. ठीक है. रोटर कॉपर लॉस किस में होता है, वाइंडिंग्स में. रोटर कॉपर लॉस इन रोटर वाइंडिंग जो कि नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल इफ इट इज़ कंसिडर एज ज़ीरो. Second one is windage and friction loss. The windage and friction loss takes place at rotor body जो कि फ्रिक्शन के थ्रू होता है. मतलब एक तरफ से फ्रिक्शन, जब कोई चीज़ घिसती है हमारी, हम उसको फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं.
विंडेज लॉस किसे होता है? जो कि वाइंडिंग में लॉसेस आती है उसको आप विंडेज लॉस बोलते हो, ठीक है, जो कि रोटर बॉडी या तो बियरिंग में प्रोड्यूस होता है। अब जो कि हमारा रिमेनिंग पावर है ना, इतने सारे लॉसेस हो जाने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग पावर बचती है वो वो हमारा क्या होता है? रोटर आउटपुट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? शाफ्ट पावर ही बोलते हैं, या तो फिर हम उसको मैकेनिकल पावर भी बोलते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंट एज PM। अच्छा, और फिर अगर उसके आगे हमने कोई उसके साथ कोई मशीन कपल की होती है तो वी ट्रांसफर दैट पावर टू दैट मशीन थ्रू शाफ्ट, तो उसको हम लोग शाफ्ट पावर कहते हैं, एंड विच इज़ रिप्रेजेंट एज P आउट, ठीक है। सो नाउ नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर। Induction motor are used as electrical drive in industrial and commercial residential sector। हमें पता है कि इंडस्ट्रियल मोटर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव है जिसका यूज़ मोस्टली हम लोग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल सेक्टर में करते हैं। Considering all the industrial applications, 70% of total electrical energy is consumed by only electrical motor driven equipment। अगर आप सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को देखो तो 70% का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल मोटर ड्रिवन इक्विपमेंट्स में ही होता है। मतलब जितनी भी हम इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज़ होता है और उसमें 70% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होता है। Half of the total energy consumed by any equipment in any application is used by motor। मतलब जब आप कोई भी मोटर की बात करते हो तो आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर कंज्यूम कर लेती है, और फिर हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय एनी इक्विपमेंट इन एनी एप्लीकेशंस, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन में या हर एक अप्लाइंसेस में मोटर लगी रहती है तो हाफ ऑफ द एनर्जी वही कंज्यूम कर लेती है। तो इसीलिए हमें पता है कि एनर्जी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अप्लायंस लो उसमें मोटर लगा रहता है, और अगर मोटर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम मोर एनर्जी। सो हमें किसी भी तरीके से उस मोर एनर्जी को थोड़ा सा कम करना है ताकि हम एनर्जी कंजर्व कर सकें। इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो फुल होती है या मैक्सिमम होती है एट फुल लोड में ओनली, और एवरेज ऑन एन एवरेज वो 80 to 85% होती है। और अगर लोड 30% लेस हो तो उसका जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही पुअर होता है। इंडक्शन मोटर वर्क विथ पुअर पावर फैक्टर लेस देन 0.85 एट फुल लोड। मतलब इंडक्शन मोटर पुअर पावर फैक्टर जो कि 0.85 से लेस देन अगर हुआ तो उसको हम पुअर पावर फैक्टर कंसिडर करेंगे, फुल लोड में चलता है। और अगर लेस देन 0.35 एट लो कंडीशन, मतलब इंडक्शन मोटर अगर इन दो वैल्यूज़ लेस देन 0.85 ऑन लेस देन 0.35 के लोड पे चला, पावर फैक्टर पे चला, तो उसको हम पुअर पावर फैक्टर कहते हैं। इंडक्शन मोटर जो कि सबसे ज़्यादा हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करती है, मतलब यूज़ करती है, और जिसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है सप्लाई लाइन में। वोल्टेज ड्रॉप आपको पता होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी उसे कहते हैं जो कि लॉसेस होती है हमारे सप्लाई लाइन में। मतलब आपका जो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं एक एक सेंडिंग इन से रिसीविंग इन में सप्लाई भेजने के लिए, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लगे होते हैं RLC, जिसमें कि लॉसेस होते हैं। लॉसेस की वजह से आप जो सेंडिंग वोल्टेज भेज रहे हो और जो आपका रिसीविंग वोल्टेज है वो दोनों कभी इक्वल नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉसेस की वजह से हम जितना भी भेजते हैं जनरेटिंग स्टेशन से एक ट्रांसमिशन तक, मतलब एक कंज्यूमर के पास तक, वो आपको टोटल इक्वल नहीं मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ लॉसेस वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है और हमको वो माइनस करके फिर हमें आउटपुट मिलता है ना, जिसके वजह से
जो परफॉर्मेंस होती है एपरेटस की, है ना, वो अफेक्ट होती है। इंडक्शन मोटर को लैगिंग रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट वर्किंग। मतलब इंडक्शन मोटर किस पे चलता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर पे, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है फॉर वर्किंग। इसीलिए वो एक रिएक्टिव पावर लोड की तरह भी एक्ट करता है ऑन अ सप्लाई सिस्टम। और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करने के लिए और उसको बेटर क्वालिटी के लिए इस तरह से हम इंडक्शन मोटर को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स वाई वी नीड टू कंजर्व एनर्जी, क्योंकि इंडक्शन मोटर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम इंडक्शन मोटर की एनर्जी कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करें ना। यू शुड लर्न, यू शुड सी व्हाट इज़ एनर्जी एफिशिएंट मोटर। अब एनर्जी एफिशिएंट मोटर क्या होता है? एनर्जी एफिशिएंट मोटर एक मोटर होता है, वो मोटर जो कि सिंपली हमें सेम आउटपुट देता है, ठीक है, बाय कंज्यूमिंग लेज़र अमाउंट ऑफ पावर। मतलब अगर आप एक स्टैंडर्ड एफिशिएंट मोटर और एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर में कंपेयर करते हो, तो आप ये देखोगे कि एक स्टैंडर्ड जो कि एक नॉर्मल सा मोटर है, वो नॉर्मल सा मोटर को हम सप्लाई देंगे और हमको आउटपुट जो मिलेगा वो उसी के प्रोपोर्शनल मिलेगा। लेकिन अगर आप एनर्जी एफिशिएंट मोटर की बात करते हो तो हम वही सप्लाई देंगे जो कि हमने एक स्टैंडर्ड को दिया था, लेकिन हमें उसका आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, हमें उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। इसे कहते हैं एनर्जी एफिशिएंट मोटर। यहाँ लिखा है एन एनर्जी एफिशिएंट मोटर सिंपली बट इज़ अ मोटर दैट गिव यू द सेम आउटपुट स्ट्रेंथ बाय कंज्यूमिंग लेसर अमाउंट ऑफ पावर। मतलब वो आपको आउटपुट सेम देगा लेकिन वो पावर को कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, जितना कि लॉसेस हमें स्टैंडर्ड में दिखते हैं, जितना कि लॉसेस हमारे वोल्टेज ड्रॉप हमारे स्टैंडर्ड मोटर में कंज्यूम होते हैं, वो उतना लॉसेस यहाँ एनर्जी एफिशिएंट मोटर में नहीं होगा और हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, वो भी लेस अमाउंट ऑफ कंज्यूम होगा पावर। अभी आप यहाँ देखोगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, अगर आप यहाँ देखते हो कि एक स्टैंडर्ड मोटर जिसका एनुअल कंजम्पशन मतलब पूरे एक साल का कंजम्पशन जो है किलोवाट आवर 870 है। अगर आप किसी स्टैंडर्ड मोटर का पूरे साल का कंजम्पशन देखोगे तो 870, ठीक है, वो किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर मतलब एक किलोवाट आवर एक घंटे में उस कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं आप अगर एनर्जी एफिशिएंट मोटर का साल भर का कंजम्पशन देखोगे तो वो है 804, ठीक है, 804.59 किलोवाट आवर। कितना डिफरेंस है, यही डिफरेंस हम लोग कहते हैं एनर्जी एफिशिएंट। यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, जो क्योंकि यहाँ पे लॉसेस बहुत कम हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सप्लाई सेम दे रहे हैं, इनपुट सेम दे रहे हैं, आउटपुट भी हमको सेम मिल रहा है। बस चेंज कहाँ पे हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड मोटर होता है उसके में लॉसेस ज़्यादा होते हैं और वो वोल्टेज ड्रॉप इतना होता है कि हमें आउटपुट जो अब वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अभी आप भी अगर देखोगे कि कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी अप्लायंस अगर यूज़ कर रहे हो और अगर उसको जब आप सप्लाई दोगे और उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, है ना, चलो एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का। मोबाइल को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू किया, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी, है ना। मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा, आपका जो बैटरी है उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जिसके वजह से आपके मोबाइल की बैटरी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। उसी तरह से स्टैंडर्ड जो मोटर होता है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से उसमें लॉसेस होते हैं, लॉसेस की वजह से जो उसका आउटपुट होता है वो एप्रोप्रिएट नहीं होता है। लेकिन एनर्जी एफिशिएंट मोटर में जो ये हीट है, ये लॉस है,
ये बहुत कम होता है, जिसके वजह से आपका कंजम्पशन भी कम होता है और आपको आउटपुट भी प्रॉपर मिलता है. So, in this session, in this video, you have learned about the introduction, that why energy conservation is important, power flow diagram of induction motor, need of energy conservation of induction motor, and what is energy efficient motor. In this video, you have covered this PO satisfied in this video, PO2, PO3, PO10 and PSO1. On next slide, you will learn energy conservation technique in induction motor. Thank you. Keep learning.